माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदय श्री विश्व जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ देना चाहेंगे? अंग्रेजी में महोदय। I, Vishwesh, having been elected a member of lower house of Youth Party, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सुश्री कीर्ति जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ देना चाहेंगे? हिंदी में श्रीमान। मैं कीर्ति ढाकने युवा संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। यह सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं विधिक द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे सदन के पूर्व सदस्य के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मनोहर जोशी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परिपाटियों और मर्यादाओं का श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी सन 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसद श्री जोशी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जेनेवा और चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोहर जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को मुंबई में हुआ। उनकी मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है। मैं उनके परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय महोदय, प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा यह दुखद कर्तव्य बनता है कि मैं सदन में श्री मनोहर जोशी जी के निधन संबंधी अपनी गहरी संवेदनाएं प्रस्तुत करूं। श्री जोशी जो 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्षों के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परिपाटियों और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। उन्होंने 4 साल तक
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के वो सदस्य रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज देश खो चुका है। मैं अपने दल की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से उनके प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। विपक्ष दल के नेताजी। श्रीमान, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को सहयोजित करता हूँ। सारे देश के लिए श्री मनोहर जोशी जी का योगदान अतुलनीय था। श्री मनोहर जोशी जी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परिपाटियों और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। एक कुशल नेता को खो देना राष्ट्र के लिए महान क्षति तथा दुखदायी है। इस दुखद घड़ी में मेरा उनके परिजनों से आग्रह है कि वे अपने आप को अकेले ना समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को सहयोजित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए हम सब लोग कुछ क्षणों के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी हाँ श्रीमान। अब सदन में प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहता हूँ। श्री राजेंद्र कुला के भारी उद्योग मंत्री, सुश्री साक्षी निकम पर्यटन मंत्री। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहूंगा। प्रश्न क्रमांक क, क्या आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है? यदि हाँ, तो इस योजना के तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रश्न क्रमांक ख, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? प्रश्न क्रमांक ग, उक्त योजना के अंतर्गत किन किन बीमारियों को शामिल किया गया है? और प्रश्न क्रमांक देश भर में आयुष्मान कार्डों पर किए गए व्ययों का ब्यौरा क्या है? अगर माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के पास मेरे इन सवालों का जवाब हो तो कृपया करके जवाब देने का कष्ट करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी फसलों के गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फसलों के गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं पर यह दावा किताबी है, पर यह दावा किताबी है। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो कि हमारे भारत की आबादी के 40% न्यूनतम दर के 12.34 करोड़ परिवारों को, लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पतालों में भर्ती के लिए हमारी सरकार प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। महोदय, 30/6/2024 तक इस योजना के तहत 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत के कुल 7.37 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्तियां निर्धारित कराई गई हैं। बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्न 1 में दिया गया है। यह योजना मध्यम और विशिष्ट परिचय रोगों से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपचार प्रदान कराती है। एबीपीएमजीवाई के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज एचबीपी के नवीनतम संस्करण कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर संचारी बीमारी सहित 27 स्पेशलिस्ट के कुल 1949 रोगी जैसी पुरानी बीमारियों को उपचार प्रदान कराता है। इस स्कीम के तहत राज्यों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक
लचीलापन हमारी सरकार प्रदान कर रही है। दिनांक 30/6/2024 तक इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत के कुल 7.37 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्तियां निर्धारित कराई गई है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में निर्धारित भर्तियों का ब्यौरा अनुलग्न 3 में दिया गया है कि वर्ष 2014 से अंतरिक्ष विभाग द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए गए अंतरिक्ष यान मिशन, प्रक्षेपण यान मिशन तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों का ब्यौरा क्या है? क्या मंगलयान मिशन ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? सितंबर 2015 में प्रक्षेपण के बाद से एस्ट्रोसैट ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है तथा भारत के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? अंतरिक्ष विभाग मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद में बैठे सभी सांसदों को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से अंतरिक्ष विभाग में सफलतापूर्वक पूरे किए गए अंतरिक्ष यान मिशन, प्रक्षेपण यान मिशन और प्रौद्योगिक प्रदर्शनियों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। अंतरिक्ष यान मिशन 54, प्रक्षेपण यान मिशन 53 और प्रौद्योगिक प्रदर्शनी 8 है। दूसरा, जी हाँ, मंगलयान मिशन ने अपनी निर्धारित तकनीकी और वैज्ञानिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मंगल ग्रह पर पहला अंतर्ग्रहीय मिशन, मंगल ग्रह की वायुमंडलीय संरचना में वृद्धि और वायुमंडल के आभास दर का अनुमान लगाने में हमारा मंगलयान मिशन सफल रहा। तीसरा, इसरो ने पिछले दशक में 40 से भी अधिक देशों, उनकी संस्थाओं और 4 बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए 120 से भी अधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र VAS की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अवतरण के कार्यक्रम को दिशा निर्देशक के रूप में निर्धारित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार 2020 के बाद गैर सरकारी कंपनियां NGI की सदस्य संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष परितंत्र की क्षमता को एक वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और उसकी दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, प्याज और टमाटर के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज के मूल्य बहुत बढ़ चुके हैं और अब तो वे 60 रुपए प्रति किलो से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यदि हाँ, तो सरकार प्याज की निर्यात वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार प्याज की निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है या नहीं? खाद्य एवं कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ, महंगाई को देखकर दुख में सकल समाज, निर्बल जन जीना कठिन, कैसे साढ़े काज, कहाँ से लाए राशन? महोदय, मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उपाय कर रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्यवाही जारी है, जिससे राज्य में हो रही प्याज की आपूर्ति को कम किया जा सके। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे प्याज और टमाटर उत्पादन वाली संबंधित जानकारियां एकत्रित की जा रही है, जिससे प्याज की आपूर्ति को कम किया जा सके। सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज के आयात पर सरकार विचार कर रही है, जिससे देश में प्याज की आपूर्ति को कम किया जा सके। इस माह के अंत तक यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एवं देश के अन्य कई राज्यों में इस वर्ष प्याज के बम्पर पैदावार होने की संभावना है, क्योंकि मानसून अच्छी तरीके से बरस रहा है और यह हमारे भारतीयों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। महोदय, इसके परिणाम स्वरूप 3-4 महीने में प्याज के मूल्य में तेजी से कमी आएगी। महोदय, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्रश्न संख्या 104। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं? यदि हाँ, तो ऐसे लंबित आवेदनों के निपटान के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जी हाँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत आवेदनों की प्राप्ति और कनेक्शनों को जारी करना एक चल रही प्रक्रिया है। पूरे देश के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिनांक 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY की शुरुआत की गई थी। 8 करोड़ कनेक्शनों को जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में प्राप्त कर लिया गया था। अगस्त 2021 में शेष बचे हुए गरीब परिवारों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 2 की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त नए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2023 में सरकार ने अतिरिक्त 75 लाख PMUY कनेक्शन को जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। कोई पूरक प्रश्न? माननीय महोदय, क्या सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडरों को फिर से भरवाने पर कोई राशि सहायता प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था इससे देश की गरीब जनता पर इसका क्या असर होगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान कार्तिक जी के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार दिनांक 21 मई 2022 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 1 वर्ष में 12 रिफिल तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए निर्धारित राशि सहायता प्रदान कर रही है। चुप रहो, जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या कर लिया? अध्यक्ष महोदय, बीच में नहीं। साइलेंस प्लीज। देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, सदन की गरिमा को ध्यान में रखें तथा शांति बनाए रखें। इसके अलावा सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर 2023 में राशि सहायता को बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया है। सरकार ने अवश्य अर्थव्यवस्थाओं को सभी पहलुओं पर विचार किया है। यह विचार हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान रखा है। यह सरकार पूरी तरह से देश के गरीब जनता के साथ खड़ी हुई है। प्रश्न संख्या 105। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जीर्ण अवस्था वाले पुराने रेल पुलों की पहचान की है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए मरम्मत कार्य का ब्यौरा क्या है? क्या स्वीकृत हुए पुलों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने और उन्हें पूरा करने में विलंब हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पुल बहने का खतरा उत्पन्न हो जाता है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार ने मरम्मत की आवश्यकता वाले पुराने रेल पुलों की समीक्षा का आदेश दिया है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा देश भर में सभी पुराने रेल पुलों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि प्रश्न क्रमांक क से ग विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। भारतीय रेलों पर रेल पुलों के निरीक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी रेल पुलों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण किया जाता है। एक मानसून के आरंभ होने से पहले
और एक मानसून के बाद विस्तृत निरीक्षण। इसके अलावा रेल पुलों की मरम्मत और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी इसकी आवश्यकता होती है, इन निरीक्षकों के दौरान पता लगाई गई उनकी हालत के आधार पर उनका निरीक्षण किया जाता है, न कि उनकी आयु के आधार पर। पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कोई भी रेल पुल नहीं गिरा है। सभी रेलवे पुल अनुमत गति पर गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित है। रेलवे पुलों के संबंध में क्षेत्रीय रेलवार रखी जाती है, न कि राज्यवार। महाराष्ट्र मध्य रेलवे यह दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय रेल में 5405 रेल पुलों की मरम्मत और निर्माण किया गया, जिसमें ऊपर उल्लिखित क्षेत्रीय में 1323 रेल पुल शामिल है। प्रश्न संख्या 106। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे खेलो इंडिया केंद्रों में महाराष्ट्र, हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ जिलों तथा तमिलनाडु सहित राज्यवार कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त है और इन खिलाड़ियों द्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? ओडिशा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित पूरे देश भर में कितने केआईसी और खेल अकादमियां कार्य रही है? क्या सरकार की इस योजना का दायरा बढ़ाने की योजना है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय खेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूँ, देश का सीना चौड़ा हो जाता है जब जीत के कोई खिलाड़ी वापस देश आता है। स्वागत में उसके पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है, तिरंगा भी शान से लहराता है। कल से विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। खेलो इंडिया केंद्रों में महाराष्ट्र, हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ जिलों तथा तमिलनाडु से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों की राज्यवार संख्या तथा राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन एथलीटों की उपलब्धि का विवरण हमारे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत ओडिशा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र के जलगांव जिले तथा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ जिलों तथा तमिलनाडु सहित कार्यशील खेलो इंडिया केंद्रों और मान्यता प्राप्त अकादमियों का राज्यवार विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पिछले 3 वर्ष और 4 वर्ष के दौरान खेलो इंडिया केंद्रों में खेल अवसंरचना की स्थापना, प्रसारण और उन्नयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 107। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात रोजगार प्राप्त करने अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने वाले महिला लाभार्थियों की समग्र सफलता दर क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में महिलाओं ने जिन कौशल्यों और प्रशिक्षणों में अधिक भागीदारी दर्शाई है, उनका ब्यौरा क्या है? और उन पहलों और नीतियों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ID कार्ड, कौशल उन्नयन और डिजिटल लेन देन के माध्यम से मान्यता प्रदान है। कौशल घटक के अंतर्गत स्कीम का उद्देश्य महिला कारीगरों से कारीगरों को के पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीकियां हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करना है। इस स्कीम में 18 ट्रेंडों के अंतर्गत आने वाले शिल्पकार, कारीगर जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
महिलाओं को आमतौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म यूएपी पर भी पंजीकृत है, जो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए विचार किए जाने योग्य बनाता है। दिनांक 18 जुलाई 2023 तक कुल 2 करोड़ से ज्यादा कारागिर का नामांकन किया गया है और 13 लाख से अधिक कारागिरों का सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 5 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इस स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल में कुल नामांकन 60 लाख से अधिक है, जिनमें से 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत बुनियादी प्रशिक्षण में प्रमाणित महिला उम्मीदवारों और कुल उम्मीदवारों की संख्या का राज्य क्षेत्र विवरण सूची 1 में दिया गया है। दर्जी, मालाकार, गुड़िया और खिलौने निर्माते, बूट बुनकर, चटाई निर्माते वे और धोबी, वे 5 ट्रेंड हैं, जिनमें 15 जुलाई 2024 तक महिला उम्मीदवारों की संख्या 50% से अधिक है। विवरण सूची 2 में दिया गया है। Question number 108. Honorable Sir, the Minister of Jal Shakti wishes to state whether the government has details of beneficiaries covered under Jal Jeevan Mission and the details of steps taken by the government to ensure quality and reliability of air water supplied by this connection, especially in terms of meeting health and safety standards. Minister of Jal Shakti, please. I would like to tell the Honorable Speaker Sir that a government of India in partnership with states is implementing Jal Jeevan Mission, Har Ghar Jal, to provide every rural householder in the country with functional householders tap water connection with prescribed quality per capita ₹55 to provide potable water on long-term and regular basis at service level of liter per day. At the time of launch of Jal Jeevan Mission in August 2019, only 3.23 crore, means 16.8% rural householders were reported to have tap water connection. So far as on 29/7/2024, as reported by states, approximately 11.79 crore more rural householders were reported to having tap water connection. B. Water being a state subject, states have been advised test water quality on a periodic basis and take corrective action where necessary to ensure supply of water to household. The water is prescribed quality to meet their health and safety standards. States have been advised to train 5 persons, preferably women from each village, and conduct water quality testing using field testing at the village level of the same info. Now the question number 8 and paper will be laid down. Breach of privilege, Mr. Yash Andre. Honorable Speaker, sir, a serious breach of privilege has been committed by a member of a civil society, a few news channels, newspapers, Mumbai, commenting on the draft of a land acquisition bill 2023 approved by the Standing Parliamentary Committee. All this attributed the dishonest motives and the doubt about the whole political class and the honorable members of the Parliament. Therefore, I request you to allow me to raise a question on that matter now. Mr. Yash Andre, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper, cutting and statement made by the civil society member. If recorded, I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Honorable sir, I have already given the notice at 10:15 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid on the table of the House. Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Ms. Samruddhi Bondwe to speak.
Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a copy of annual report of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2022-2023, along with audited accounts. Honorable Minister of Rural Development, Mr. Mitanshu Sutar to speak. Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a copy of the annual report of the Veterinary Council of India, New Delhi for the year 2022 to 2023 along with audited accounts. A copy of the review by the Government of the working of the Veterinary Council of India, New Delhi for the year 2022 to 2023. महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। Sir, I have to report following message received from Secretary General of Rajya Sabha. In accordance with the provision of sub-rule 6 of the rule 186 of the rules of the procedure and conduct of business in the Rajya Sabha, I am directed to return here with a central GST bill 2023, which was passed by the Lok Sabha and its sitting held on the 19th December 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations, and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the same. The Secretary General will lay on the table of the House a copy of the bill as passed by the Rajya Sabha. Sir, I lay on the table of the House a copy of Central GST Bill 2023 as passed by the Rajya Sabha. Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mrs. Poonam Maharani, Speaker of the Indonesian Parliament and the honorable member of Indonesian Parliamentary Delegation who are on a visit to India are our honored guests. The other honorable members of the delegation are Mr. Muhaimin Iskandar, Member of Parliament, Mr. Edmund Gobel, Member of Parliament. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on 28th May 2024. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes through them to their President, Prime Minister, Parliament and the government and very friendly people of Indonesia. अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं। सुश्री श्रेया कळसने कृपया संचार मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा लागू इंटरनेट शटडाउन की सबसे अधिक संख्या भारत में दर्ज की गई है? बी, क्या सरकार ने भारत में इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए कोई आकलन किया है? संचार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सांसद को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को दूरसंचार के अस्थायी निलंबन में निहित प्रावधानों के अनुसार इंटरनेट सेवा के अस्थायी निलंबन के आदेश जारी करने का अधिकार है। सेवाएं नियम 2017। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निलंबन के सभी आदेशों को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है और दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के सभी आदेशों को अनुपातिकता सिद्धांत का पालन करना चाहिए और आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। श्री अथर्व मस्के जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल फोन पर कॉलिंग दरें दिन को दिन बढ़ रही है। क्या यह सच है कि मोबाइल फोन ने हर गांव, घर, बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक अपनी पहुंच बना ली है, जबकि मोबाइल कंपनियां
पहले 2-3 महीनों तक मुफ्त ऑफर देकर अपने सिम बेचती है, बाद में उन्हें बेचती है। महंगा रिचार्ज करने के लिए सिम की सेवाएं भी बंद की जाती है। क्या सरकार मोबाइल कंपनियों द्वारा कॉलिंग शुल्क को किफायती बनाने के लिए कोई योजना बना रही है? माननीय संचार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे संसद को यह बताना चाहता हूँ कि मेसर्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स जियो इंफोकॉम लिमिटेड और मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा हाल ही में टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा विनियामक टैरिफ ढांचे के अनुसार राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स लाइन सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुल्क और डिजिटल सर्किट जैसी सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ को रोक दिया गया है। ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं से वंचित फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी सेवाओं के लिए शून्य टैरिफ निर्धारित किया गया है। आगे यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि भारतीय दूरसंचार टैरिफ भारत के पड़ोस से पूरे दुनिया में सबसे कम है। श्री आविष्कार कांबळे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इंटरनेट कनेक्शन की चुनौती से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर और उनके भारत नेट प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ उठाने का विचार किया है? क्या यह सच है कि निजी खिलाड़ियों की व्यापक उपस्थिति और प्रतिस्पर्धी कीमतों ने भी भारत नेट परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है? यदि हाँ, तो सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या उपाय तैयार किए हुए हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? संचार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे संसद को यह बताना चाहता हूँ कि मार्च 2024 तक भारत में कुल 954.40 मिलियन इंटरनेट ग्राहकों में से 398.35 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक हैं। भारत नेट परियोजना के माध्यम से दूरसंचार विभाग का लक्ष्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि कुल 2.22 लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामीण संस्थानों, घरों आदि को ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। भारत नेट चरण 1 और 2 के अंतर्गत परिकल्पित लगभग 2.13 लाख ग्राम पंचायतें अभी तक जुड़ चुकी है। कैबिनेट ने 4 अगस्त 2023 को 21.39 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का लक्ष्य मौजूदा जीपी को रैखिक ओएफ कनेक्टिविटी पर रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करके सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। कार्यक्रम में मांग के आधार पर शेष गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि कनेक्टिविटी का प्रावधान और 1.5 करोड़ के ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन प्रदान करना भी शामिल है। Now, legislation business will be taken up. Honorable Minister for Education to move the motion for leave of the House to introduce a bill. The Right to Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023. Minister of Education, please. Honorable Speaker, I beg to move for the leave of the House to introduce the bill. The Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023. The question is that leave be granted to introduce the bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023. Those in favor will say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Minister to introduce the bill. Minister of Education. Honorable Speaker, I introduce the bill, the Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023.
Now the time for legislative business. माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विधेयक का पूरा स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पास करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। Now the House will take up consideration to the Public Examination Bill 2024 that already has been introduced in last session. Minister of Science and Technology, please. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि अब तक जितने भी युवा केंद्रित प्रावधान लाए गए, विशेषकर सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में चयन को लेकर, उन सभी प्रावधानों में उन्हें उच्च अपॉर्चुनिटीज प्रदान की गई है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि वो किस प्रकार की पारदर्शिता और किस प्रकार से प्रत्येक युवा को अपनी योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम के अनुकूल अवसर मिल सके। यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को यह सपना देखने का साहस हो कि वह किसी भी प्रकार के संस्थान पर अपनी याचिका देकर अपनी किस्मत आजमा सकता है, परीक्षा देकर उसमें उत्तीर्ण होकर अपने आगे के भविष्य की कल्पना कर सकता है। महोदय, अब बहुत से इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन होने लगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अवधिकाल भी कम किया गया। कभी कभी बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है कि कर्मचारी जिस पद पर नियुक्त किया जाता था उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता था। अभी 4 दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा कि कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वह अपनी सुसाइड नोट में लिखती है कि मम्मी पापा प्लीज फॉरगिव मी, आई कैन नॉट डू इट, आई एम द वर्स्ट डॉटर। इस सुसाइड नोट को पढ़कर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए और इसलिए हम यह प्रावधान लाया गया है। दुष्ट लोग ऐसे पाप करते हैं और हमारे भावी पीढ़ी की ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है और इसी के लिए यह प्रावधान लाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगी कि इस प्रावधान के लिए अनुमति दी जाए। धन्यवाद। Mr. Vedant Pandey, please. Thank you, Honorable Speaker, sir, giving me this opportunity to speak on this bill. While the bill at the outset seeks to address the culprits in examination, rackets and equipment mafia, the danger of overcharging power of the central government. The bill grants worrying it is encroaches upon the federal power of the state. The bill comes at a time as many as 1.4 crore applicants from 50 states. The applying over 1.4 lakh posts have been affected as their schedules or opportunities were destroyed due to exam paper leak, money pollution mafia. I would further request to government to take steps to enhance anti-malpracticing measure implementing and latest technology so that applicants not need to be subjected to old practice where multiple authorities are involved. The bill must also take care to protect students from weaker section of the society. The young people of our country need justice. As far as competitive examination, unfortunately, the bill must care to country. With these words, I support the bill. Thank you. माननीय सदस्य सुश्री वैष्णवी भगत। सभापति महोदय, मैं समय देने के लिए आपका और अपने पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय, जगह जगह अनफेयरनेस, बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का हमारी सरकार ने कार्य किया है और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में उपयोग करने का निर्देश दिया तथा करके भी दिखाया। आज जो अधिनियम आया है उसका उद्देश्य जैसा मंत्री महोदय जी ने बताया कि हमारे परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षा न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर स्थान बने। शिक्षा ऐसी हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से ईमानदारी को पैदा कर सके। आज हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करती हूँ
कि वे ऐसा अधिनियम लेकर आए, ऐसा बिल लेकर आए जिसके अंदर सजा 5 से 10 साल तक और जुर्माना 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है। उन्होंने इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान किया। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो उसके विकास के लिए हमें इस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी, जिससे कि किसी की नकल करने या करवाने की हिम्मत न हो। ऐसे सेंटर्स बर्बाद किए जाए, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस के लाइसेंस खत्म किए जाए। मैं इतना कहकर बिल का समर्थन करते हुए अपने बात को समाप्त करती हूँ। माननीय सदस्य श्री ओमकार पवार। महोदय, आपने मुझे दी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। महोदय, सरकार दे रही लेकिन दुरुस्त है। अगर यह बिल आज से 5 साल पहले आ गया होता तो 1 करोड़ 40 लाख बच्चे जो महज 1,04,000 सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था। महोदय, टीईटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ और उसमें एक टीचर से 4-4 लाख रुपए लिए गए। पुलिस का कहना है कि ये सारा घोटाला 240 करोड़ रुपए का हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 2-3 सालों में ऐसे अनेक मामले सामने आए, जैसे कि टीईटी एग्जाम घोटाला, भाड़ा एग्जाम घोटाला, महाजन एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुंबई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती घोटाला। अगर और पढ़ी तो बहुत सारी लिस्ट है। यह आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरा आपसे यह कहना है कि जहाँ पर सारे घोटाले हुए उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। विपक्षी दल के नेताजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि कई समाचार पत्रों के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से वर्ष 2030 तक पेपर लीक से 1.4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए। पेपर लीक से 70 से अधिक मामलों ने हजारों उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद किया है, साथ ही उनका शोषण भी किया है, क्योंकि बार-बार परीक्षा के लीक होने के कारण बार-बार परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जो गरीब अभ्यर्थी होते हैं उनके पास उतना धन नहीं होता है। वे किसी से उधार लेकर या लोन लेकर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। यदि बिल पर गौर करें तो धारा 3, जिसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के छेड़छाड़ तक शामिल है, क्या वे इस बिल के पास हो जाने से अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे? अगर नहीं तो इस बिल के पास हो जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्या इस बिल के पास हो जाने से विभिन्न परीक्षा देने वाले छात्रों का शोषण होता है? क्या यह रुक पाएगा? अगर नहीं तो इस बिल के पास हो जाने से क्या फायदा होगा? अभी भी हर राज्य में होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के चयन में भाई भतीजावाद एवं क्षेत्रवाद का बोलबाला है। क्या इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान है? क्या इस बिल का पास हो जाना छात्रों का उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन की गारंटी देगा? सभी माननीय सदस्यगण भले बातचीत जानते हैं कि आज भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। सत्ता पक्ष का समर्थन करने वाले लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या यह बिल वर्तमान में इस तरह का भ्रष्टाचार, पेपर का लीक होना तथा सट्टेबाजी को रोकने में कारगर होगा? इस पर मुझे संदेह है। अतः इस बिल को इस दिशा में प्रभावी बनाकर पास किया जाए तो अच्छा रहेगा। माननीय गृह मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य द्वारा इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई सभी आपत्ति व संदेह को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं आपके माध्यम से सारे सम्माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बिल इन सारे आपत्ति व संदेह का निराकरण करेगा, जैसा कि नंबर 1, प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी लीक। दूसरा, प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी लीक करने के लिए दूसरों के साथ मिलीभगत में भागीदारी। और तीसरा, बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या अमल तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना। इस अपराध करने वाले हर एक अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी जैसी घटनाओं को इस बिल के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा उक्त घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वाले हर व्यक्ति के लिए इस घटना में कठोर व पर्याप्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। अतः मेरा सब सम्मान्य सदस्यों से निवेदन है कि इस बिल का वो तय दिल से स्वागत करते हुए इसे प्रचंड बहुमत से पारित करवाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, आदरणीय महोदय, आपने मुझे लोक परीक्षा विधेयक में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और रद्द की गई परीक्षाओं से पीड़ित छात्रों के प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूँ। मैं आज विधेयक के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हमें विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीईटी, सिपाही भर्ती जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके कारण सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने की पृष्ठभूमि पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ परीक्षाओं में सफल होने का दबाव रहता है, जो अक्सर बेरोजगारी, अल्प रोजगार के परिणामों से प्रेरित होता है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति हमारी शिक्षा प्रणाली के विफलताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो विधायक संपूर्ण रूप से संबोधित करने में विफल है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार की घटनाओं पर बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाओं के हानिकारक प्रभाव को उजागर करती है। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस बिल का समर्थन करें और इसे भारी बहुमत से पारित कराएं। now the question is that the bill to improve performance of our player and develop education system in our country as per with international standards be taken into consideration. Those who in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The motion is adopted. Now clause by clause consideration. Now the question is that clause 2 to 7 stands part of the bill. Those who are in favor may say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 7 stands part of the bill. Now the question is that clause 11 to 20, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Minister of Science and Technology, please. Sir, I move the bill to be passed. Motion moved that the bill is passed. Those in favor may please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and bill is passed. Now, House is adjourned to meet again on tomorrow at 11 a.m.